नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इस क्लास के सर संदीप चौधरी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है देश में बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतें। दरअसल जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पानी के भाव तरह हो गई हैं, लेकिन हमारे देश में तेल के दाम लगातार चौथे दिन भी बढ़े हैं। जी हाँ, पिछले 4 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इसी पे आज इस क्लास पे चर्चा करेंगे। संदीप, पहला सवाल यही, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल कच्चे तेल के दाम जो है काफी नीचे गिरे हैं, हमारे देश में ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं उस पर मैं आऊं। पहली बात तो अब ये खबर भी बननी बंद हो गई है कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। चौथा दिन हो गया है, कभी 75 पैसे, कभी 60 पैसे, कभी 54 पैसे, कभी 40 पैसे, और ये करते करते 2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तब है कि जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई वो $100 पर बैरल या $120 या $70-80 पर बैरल नहीं है। पर आप अगर यहां ये कहते हैं कि नहीं दाम गिर रहे हैं, यहां पर सरकार की तरफ से तर्क पता है क्या है? नहीं नहीं, वो दाम नहीं गिर रहे हैं अब, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें तो दरअसल माइनस में भी चली गई थी बाजार में पिछले महीने, अब वहां से बढ़ी हैं। तो कहा जा रहा है कि नहीं दाम बढ़ने लगे। अरे दाम बढ़ रहे हैं कि दरअसल दाम अब भी बहुत नीचे हैं। $20-30 पर बैरल पर अगर आप दाम कर रहे हैं तो सपना तो दिखाया गया था 2014 में कि 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेचा जाएगा। वो सपना कहां गया? ये 70 का मार्क क्यों नहीं टूट पाता? 70 से नीचे तेल आने को तैयार क्यों नहीं है? ये मेरी बिल्कुल समझ से परे है। $150 पर बैरल या $130 पर बैरल जब कीमतें थी, तब भी हम पेट्रोल के लिए 70 रुपए से ऊपर दे रहे थे अपनी जेब में से। और $30 पर बैरल भी आ गया तो भी हम 70 रुपए दे रहे थे। फिर माइनस में चला गया तब भी हम 70 दे रहे थे। अब फिर से 30 की तरफ आ रहा है तब भी हम 70 दे रहे हैं। ये गणित बिल्कुल समझ से परे है। और समझ से परे क्यों है? क्योंकि सरकार दरअसल क्या है, तेल के इस खेल में जो सरकार अपना ऑयल डेफिसिट अकाउंट, जो घाटा होता है, जो डेफिसिट होता है, उसकी भरपाई करने में लगी हुई है। सरकार के पास पैसे नहीं, तेल एक माकूल जरिया बन गया है कि लोगों को उसका फायदा उनकी जेब तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लोग तो तेल खरीदेंगे ही, पेट्रोल तो डलवाना होगा, गाड़ी में आप चलेंगे तो पेट्रोल भरवाना होगा ना। और तेल से सिर्फ गाड़ी और इसका संबंध नहीं है, देश की महंगाई का भी संबंध है। बिल्कुल है। डीजल की अगर बात करेंगे, पेट्रोल का इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता महंगाई दर पे, पर डीजल का तो सीधा सीधा महंगाई दर पर असर होता है। क्योंकि अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो फल फूल सब्जियां दूध ये सारी चीज़ें या कोई भी आप सामान फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ का उस पर असर होता है। तो महंगाई तो बढ़ती ही बढ़ती है। पर अभी महंगाई की किसे चिंता है? अभी जो ये 4 दिन लगातार, और तुलना ये कि देखिए अब मार्केट के हवाले कर दिया, अब कंपनियां तय करती हैं। चुनाव आ जाए, वो मार्केट का हवाला खत्म हो जाता है, कोई दाम नहीं बढ़ेंगे। चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद अगले ही दिन तेल के दाम बढ़ जाएंगे। इस खेल में सरकार अपने घाटे को, अपने खजाने को भर रही है, हमें कोई राहत देने को तैयार नहीं है। खेल दरअसल ये है रवि। और साफ तौर से इस पे सवाल उठना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार चौथे दिन, जैसे हम कह रहे हैं कि लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अब सवाल जैसे आपने कहा कि ना ही इस पे कोई खबर बनती है, ना ही किसी तरह की कोई आवाज उठाने को तैयार है। हाँ। जैसा हमने पहले सवाल उठाया था कि आपदा जब आती है तो बहुत सारे ऐसे फैसले जो हैं वो तानाशाहों की तरह थोप दिए जाते हैं, क्योंकि अभी जो आम जनता है वो बीमारी में फंसी हुई है। क्या यही वजह है कि जब दाम घटने चाहिए तब दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं? नहीं, ये तो मार्केट का हवाला दिया जा रहा है। पर मैं थोड़ा सा और इस खेल को समझाता हूं। सरकार क्या कर रही है? अब दर्शकों, अगर मैं आपको बताऊं कि सरकार तेल दरअसल कितने दाम पर उसे मिल रहा है, मिडिल ईस्ट से हम 84% लगभग तेल अपना इंपोर्ट करते हैं। जो आयात किया जा रहा है तेल, वो सरकार को या तेल की कंपनियों को कितने रुपए में पड़ता है? एक अंदाजा लगाइए। आप 72-73 रुपए दे रहे हैं ना पेट्रोल की कीमत, पड़ता कितने में है? एक अंदाजा लगाइए।
आज थोड़ा क्विज क्विज खेलते हैं। चलिए, वो तो अंदाजा यही है कि हम सोच रहे होंगे कि अगर 70 रुपए अगर एक आम आदमी खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा 35 यानी कि आधी कीमत 40 रुपए तो पड़ना चाहिए। 40 रुपए जी नहीं, वो पड़ता है 28 रुपए 18 पैसे। तो जो कंपनियों को, सरकार को तेल पड़ रहा है 28 रुपए 18 पैसे, उसके लिए आप 73 रुपए देते हैं। वो कैसे देते हैं, अब ये खेल समझने की जरूरत है। 32 पैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, भाई तेल इधर से उधर आ रहा है तो 32 पैसे, उसको आप भूल जाइए। फिर जो डीलर है, पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, अब वो भी तो पैसा लगाते हैं ना, जमीन खरीदते हैं, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें लगाते हैं, तो उनको मिलते हैं जो डीलर कमीशन है 3 रुपए 54 पैसे। ठीक है, अब आता है असल खेल टैक्सेस का। एक्साइज ड्यूटी है, ये सीधा सीधा सेंटर के हवाले आ जाती है। एक्साइज ड्यूटी है 22 रुपए 98 पैसे, लगभग 23 रुपए की एक्साइज ड्यूटी। 2014 से 2020 तक 9 बार, और अब 2 बार और कर दीजिए तो 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 23 रुपए तो एक्साइज ड्यूटी सीधा केंद्र सरकार की जेब में वो पैसा जा रहा है। कहां वो 10 रुपए से भी नीचे एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी 2014 से पहले, आज 23 रुपए। और जो वैट है, राज्य सरकारें भी तो कमाती है ना इसके अंदर, इस खेल के अंदर। जो वैट है वो 14 रुपए 85 पैसे, 14 रुपए 85 पैसे। तो आप खेल समझ लीजिए, यहां पर सब अपना खजाना भरने में लगे हुए हैं। आप एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ा रहे हैं भाई इतनी, क्या जरूरत है? इसे घटा क्यों नहीं सकते? 15 रुपए घटा दें तो आज की तारीख में 55 रुपए में आ जाएगा। और प्रधानमंत्री कहते थे मैं नसीब वाला हूं। जब 2015 में तेल की कीमतें घटने लगी, एक $130 के करीब थी और वो धीरे धीरे गिरने लगी, प्रधानमंत्री ने मैं कहा नसीब वाला हूं। हमें लगा हम भी नसीब वाले हो जाएंगे, अब धीरे धीरे पेट्रोल की कीमतें हम कम पे करेंगे। लेकिन वो नसीब सरकार के खाते में ही गया, सरकार के खजाने में ही गया। आम आदमी को इसमें कोई राहत नहीं मिली है। ये है खेल तेल का। और एक आंकड़ा जो मेरे पास है अभी कि दुनिया के तमाम देश जो तेल के नाम पे लोगों से टैक्स वसूलते हैं, उसमें अमेरिका 19%, जापान 47%, ब्रिटेन 62%, और दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है हमारे देश यानी भारत में 69%। जो मैंने आपको आंकड़ा बता दिया ना, 28 रुपए 70 रुपए का मोटा मोटा लगा लो, उसका 28 रुपए यानी कि 40% आपका बेस प्राइस है, तो सीधा 60% तो आप टैक्सेस में उठा ले गए। ये तो सिंपल गणित है। आप 69 दुनिया में सबसे ज्यादा, वही 69% बता रहे हैं ना, तो मोटा मोटा मैंने आपको गणित बताया है ये। और इसमें जो खेल करती रहती है सरकार, लगातार बढ़ाती रहती है, तो 70% सरकार की जेब में जा रहा है, 30% है दरअसल कीमत। तो ठीक ठीक लगा लो भाई, 30 रुपए का 28 रुपए का पड़ रहा है, 56 में हमें दे दो ना, 50 में दे दो। और ऐसे उस बारे में सरकार, और ऐसे वक्त में जब जरूरत है देश के मिडिल क्लास को कि उसके जेब में कुछ पैसा हो, आप उसकी जेब से बहुत ज्यादा पैसा नहीं, सरकार कहेगी ना हमारी जेब में पैसा नहीं है, यही तरीका है। इसीलिए तो शराब की बिक्री भी खोली ना। आप घर से ना निकल पाए, आप अपने राज्य में, आप हिमाचल प्रदेश नहीं जा सकते, बॉर्डर सील है, लेकिन दारू की दुकान खुलेंगी। अब बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आते हैं कि 5.5 लाख तक का आंकड़ा हो सकता है जब शराब की दुकानें खोली गई। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में शराब की दुकानें सबसे पहले खोली गई। क्यों? क्योंकि उससे कमाई होती है, रेवेन्यू जनरेशन है। वो 3-3 किलोमीटर की लाइन लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल तेल का है। तेल की कीमतें कम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमें पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा ना, पानी से तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो पेट्रोल तो हम डलवाएंगे ही डलवाएंगे। और सरकार कीमत कम नहीं करेगी, चाहे कच्चे तेल की कीमतें कम होती रहें, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो तेल में भी यही खेल है, सरकार को अपने खजाने में कुछ तो पैसा चाहिए ना। टैक्स कलेक्शन तो बढ़ नहीं रहा, वो लगातार गोता खा रहा है। 5% कम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुई है, ये सरकार का खुद का एडमिशन है।
तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट इनकम मिल रही है और बढ़कर मिल रही है, शराब में आपको मिल रही है, तो खेलिए। एक और सवाल जो यहाँ पे उठ रहा है वो क्योंकि 20,97,000 करोड़ का बजट घोषित किया गया था और उस वक्त भी हमने चर्चा की थी कि ये पैसे कहां से आएंगे। तो क्या ये जरिया बनाया जा रहा है कि लोगों की ही जेब से ही पेट्रोल के जरिए, शराब के जरिए या और ज्यादा टैक्स लगा के जरिए वो पैसा निकाला जाए और फिर जनता को दिखाया जाए? नहीं, दैट विल बी स्ट्रेचिंग इट अ लिटिल टू फार। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बताऊं कि आपके घर में आपका एक खर्च बंधा हुआ है। आप फर्ज कीजिए 50,000 रुपए आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस है या 1,00,000 रुपए है, तो उसके लिए आप कुछ इंतजाम करेंगे अलग अलग जगह से। लेकिन कुछ छोटे मोटे खर्चे हैं कि आपने अगर माली रखा हुआ है, आपने आयरन करने वाला, इस्त्री वाले को आप कपड़े देते हैं या गाड़ी साफ करने वाला आ रहा है, वो खर्चे तो आप घटा सकते हैं ना, वो काम खुद भी कर सकते हैं। तो जो ये पेट्रोल डीजल के जो दाम है ना, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप 3,00,000 करोड़ रुपए की आमदनी करके एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन दे देंगे या 1,00,000 रुपए एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल देंगे। लेकिन इसमें ये पैसा आ रहा है तो डे टू डे एक्सपेंसेस भी तो है ना सरकार की, वो भी तो पूरे करने हैं ना, तो उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कमाई हो जाती है, पर बूंद बूंद से सागर भरता है, सरकार उस राह पर चल रही है। चलिए फिलहाल यही कह सकते हैं संदीप की लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। बेशक दुनिया में कच्चे तेल के दाम जब बीजेपी विपक्ष में थी 2014 से पहले का देखिए, 2012-13 में हर रोज की खबर ये होती थी तेल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए। विपक्ष घेराबंदी करता था सरकार की, सरकार ने तेल की कीमतों में आग लगा दी। 4 दिन हो गए लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन विपक्ष भी खामोश है और आम आदमी भी अब ये मानकर बैठ गया है कि तेल की कीमतें घटने वाली नहीं हैं। और बिल्कुल जिस तरीके से बढ़ाई जाती हैं हर दिन 40 पैसे 45 पैसे, आम जनता को महसूस भी नहीं होता है कि 4 से 5 दिन में ये बकरा किस्तों पर होता है। उनकी जेब से 4 से 5 रुपए निकाली जाती है पर लीटर के नाम पे। जो नॉनवेज ईटर्स हैं वो समझते हैं ये झटका नहीं, आम आदमी को हलाल किया जा रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मिडिल क्लास की जेब पे थोड़ा बोझ हल्का हो, क्योंकि इस कोरोना काल में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें हम सबकी जेबें खाली हो गई हैं। क्योंकि बाजार को चलाना है तो जेबें भरी होनी चाहिए, उसके लिए भी सरकारों को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।